कैसे हैं आप लोग। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्ड उसे करते हैं। ठीक है, तो गाइज अब समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, कैसा होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, लेट्स से कोई भी आपके पास कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है, लेट्स से HF मान लूं। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, लेट्स से मैं फ्लोरीन की बातें कर रहा हूँ, बाकी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, इस कोवेलेंट बॉन्ड में वो थोड़ा बहुत शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से एक हल्का फुल्का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ जाता है और एक हल्का फुल्का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो सा हमारा हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और अब HF है, मान लो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है। अब उसका कोई एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, काफी सारे होंगे, तो लेट्स से एक और हमारा HF का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ भी सेम केस होगा कि फ्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन बाइंड होता है तभी बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होती है। इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ ही बनता है। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज द electrostatic force of attraction between covalently bonded hydrogen atom of one molecule with electronegative element of another molecule। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और मान लो कोई और मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेट्स से यही। ठीक है, अब उसका जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अब उसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और बाकी जरूरी नहीं है कि अलग ही मॉलिक्यूल हो, सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, ये केसेस अब हम आगे पढ़ेंगे। तो होप सो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिक क्या होता है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक काफी वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। तो जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ना, ये इसकी स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड से भी कम होती है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से तो स्ट्रांग ही होता है। ठीक है, और सबसे वीक फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी एक वीक होती है हमारी फोर्स, वो है वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स कुछ नहीं है, बस बेसिकली एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी लो है। ठीक है, काफी वीक फोर्सेज आएंगी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड दोनों इससे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा है। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब इसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं।
तो गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हमारी पहली कंडीशन तो वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपका, कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए। तो द मोलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिंक्ड टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी बॉन्ड में। ठीक है, सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी greater the polarization। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्डेड होगा तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हमेशा। अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे आगे, देखना। ठीक है, अब एक और कंडीशन भी हो सकती है कि द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो स्मॉलर द साइज, ठीक है, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जो उनसे हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि इनका साइज भी काफी छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ये काफी ज्यादा। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक एलिमेंट है क्लोरीन करके। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, अब ज्यादा साइज होने की वजह से क्लोरीन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। बट अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लूं, ठीक है, वहां पर कुछ केसेस में जो क्लोरीन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये क्यों हो पाता है? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है, अब वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा, और कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए अब क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ केसेस में क्लोरीन की जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये दो कंडीशन समझ आ गई होंगी। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों को दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। एक होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, नाम से समझ सकते हो कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, मेन बात ये होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, कंपाउंड सेम या डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, और फ्लोरीन से तो हमने स्टार्ट करी है, तो वही एग्जांपल लेते हैं HF। ठीक है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ऐसे दिखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अब हमारा फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सेम यहाँ भी आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होगी, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल से एक बात और बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। देखो कि एक मॉलिक्यूल है, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो या देखोगे आगे, KHF2, ठीक है। एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके दो आयंस कौन कौन से हैं, एक है K+ और एक है HF2-, ठीक है। वेरी गुड सर। अब जैसे फ्लोरीन एक हैलोजन है, वैसे ही हमारे कंपाउंड ये भी हो सकते हैं कि KHCl2, KHBr2, KHI2, ठीक है। बट ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एक स्मॉल साइज का एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर मान लो आप हाइड्रोजन फ्लोराइड उसको पानी में डालोगे तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ये शायद ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि H3O+ + F-, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारा HF ऐसे नहीं टूटता। जब आप HF को पानी में डालते हो ये कुछ इस तरह से टूटता है, HF2-, ठीक है। तो यहाँ पे अब HF2- कैसे बना, ठीक है, ये एक बात है। अब आप लोग देख सकते हो कि अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें HF2- मिलता है जब हम इसे पानी में डालते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमें HF2- मिला, जिसकी वजह से इन दोनों के मिलन से हमें एक आयनिक कंपाउंड मिलता है जो है KHF2, ठीक है। इसलिए KHF2 एग्जिस्ट करता है, KHCl2, KHBr2, KHI2 एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साइज भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता और HF2- नहीं बनता, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए। अभी हम आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हम थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को फ्लोरीन के बारे में बताया, ठीक है। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। कैसे? जैसा कि आप लोग देख सकते हो पानी, ठीक है। पानी क्या है? H2O, ठीक है। अगर मान लो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ HOH, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मान लो एक और मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऐसे आप लोग अमोनिया का एग्जांपल भी ले सकते हो, NH3, ठीक है। उसमें कैसे बनेगा? एक आपने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल NHH, ठीक है। और इनके बीच में हाइड्रोजन, ठीक है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो, हमने वाटर, अमोनिया, इनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ करी, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग पता है आप लोगों को कि जब जो लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल क्या होती है, ठीक है, ROH बेसिक, ठीक है। अब जो अल्कोहल होती है वो पानी के अंदर सोल्यूबल होती है, ठीक है। क्यों होती है? वो भी होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कि कोई भी अगर मान लो दो कंपाउंड्स हैं, आपको सोल्यूबल करना है, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो होते हैं सोल्यूबल, ठीक है। जैसा कि अगर मान लो पानी है, यहाँ पर अगर मान लो मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ ROH, ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अब अल्कोहल और पानी के बीच में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा अल्कोहल है वो सोल्यूबल है पानी में, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सोल्यूबिलिटी भी आती है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा अमोनिया है वो भी पानी में सोल्यूबल होता है, वो कैसे होता है? HOH, ठीक है। फिर से अमोनिया, ठीक है, अगेन, ठीक है। और इनके बीच में भी फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने हमें सोल्यूबिलिटी के बारे में भी बताया कि कैसे अल्कोहल और अमोनिया वो सोल्यूबल है पानी के अंदर, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा जो आइस है ना वो हमारी पानी के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। अब आइस तो एक सॉलिड है यार, है भले पानी से बनी हुई बट सॉलिड है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है फ्लोट कब करती है कि अगर मान लो किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो वो अगर मान लो किसी चीज़ की डेंसिटी कम है और किसी की ज़्यादा है तो जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगी और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो सिंक कर जाएगी, है ना। तो जो आइस है उसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, लिक्विड वाटर, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ये भी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही पता चलता है। कैसे, देखिए, अगर मान लो मैं लेता हूँ वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आइस में भी है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ना, तो आइस के अंदर जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ऐसे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देख लो O H H, यहाँ पे कोर होगा ऑक्सीजन H H, ठीक है। ऐसे काफी सारे केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो उनसे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास नहीं आ पाते, ठीक है। और इन वैकेंट स्पेसेस इस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो आइस है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से आइस है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर डेंसिटी कम होगी तो वाटर के ऊपर फ्लोट कर लेता है, इसी वजह से जो सा हमारा आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे आप लोगों ने देखा कि जैसे आइस है, ठीक है। अब आइस के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसकी वजह से हमारी वॉल्यूम बढ़ गई और डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। लेकिन अब मान लो वाटर है, उसकी मैक्सिमम डेंसिटी पता है किस टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोलूं तो 277 केल्विन। ऐसा क्यों, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले तो हम मान लो हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो वहां पर तो आइस बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से जहाँ पर आइस है, ठीक है, अब वहाँ पर तो आप लोगों को पता है कि डेंसिटी कम हो चुकी है केज लाइक स्ट्रक्चर के बनने की वजह से, ठीक है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे ये जो बॉन्ड्स है हाइड्रोजन बॉन्ड से टूटने लगते हैं। अब है तो वीक बॉन्ड ही ना, तो जब 4 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाती है और डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बॉन्ड्स टूट गए तो थोड़े जो वाटर मॉलिक्यूल हैं थोड़े पास पास आ सकते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गई और डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अब उनके अंदर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागते हैं, ठीक है, दूर दूर भागते हैं, ठीक है, दूर दूर भागते हैं, ठीक है। अब दूर दूर भागने की वजह से दोबारा वॉल्यूम बढ़ जाएगी और डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 277 केल्विन पे। तो होप सो आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी, इतना नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, अगर मैं पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड की बात करूं तो ये बेंजीन में या फिर वेपर फेज में डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो होती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? जैसे एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो कुछ ऐसे डाइमर बनते हैं H3C C डबल बॉन्ड O OH and again OH and डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है,
और एक डाइमर बन गया, ठीक है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमर भी बनता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, KHCO3। KHCO3 क्या है? K प्लस और HCO3 माइनस। अब ये जो HCO3 माइनस है इसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? कि HCO3 माइनस को कैसे बना सकता हूँ मैं? कि HOC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ऐसे बना सकता हूँ। तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस एंड OH, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और डाइमर बनता है, ठीक है। ये KHCO3 के केस में होता है। अगर मान लो आप लोग NaHCO3 ले लो, ठीक है, अब है तो इसमें भी वही Na प्लस और HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस में ही होगी आप लोगों की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट यहाँ पर डाइमर नहीं बनता। जैसे यहाँ डाइमर बना, यहाँ भी डाइमर बना, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, एक चेन बन जाती है, ठीक है, जैसे कि ठीक है, यहाँ पर एक पॉलीमेरिक चेन बनती है, ठीक है, NaHCO3 के केस में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ठीक है, कैसे डाइमर बनाया, कैसे हमने वाटर का केस पढ़ा, सॉल्युबिलिटी पढ़ी, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा इतना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गाइस चलिए अब हम देखते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या है, ठीक है। वेरी सिंपल, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में हो जाए अपने आप ही, उसी मॉलिक्यूल में, तो एक सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेकिंग प्लेस विद इन ए मॉलिक्यूल इटसेल्फ, ठीक है। मान लो एक मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन है और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, वेरी सिंपल। अब मैं इसके एग्जांपल दूं तो सबसे पहले लेता हूं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, कैसा दिखता है, ठीक है, बेंजीन रिंग, ऊपर एक OH ग्रुप और साथ में नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन और अल्कोहलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और यहाँ पर एक रिंग बन जाती है जिसको हम कहते हैं चिलेट, ठीक है। इसकी वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी भी आती है, ठीक है। अब ऐसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड में भी, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं ये लेता हूँ, ठीक है, ये अगर मान लो एक रेफरेंस में पोजीशन लेता हूँ, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा, ठीक है। तो होप सब लोगों को ये वाली बात पता होगी, इसलिए मैंने बनाया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये फिनोलिक ग्रुप, और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, ठीक है, ठीक है। और जो सी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर ही हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो ये नाइट्रो ग्रुप मेटा या फिर पैरा पे प्रेजेंट होता तो हो जाती इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बट अगर ऑर्थो पर प्रेजेंट है तो इंट्रामोलिकुलर हो सकती है, ठीक है, ऑर्थो पर इंट्रा ही होती है, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ये कैसे दिखता है, ठीक है, OH एंड देन C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अगर मैं ले लूँ ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, ये कैसे दिखता है, बेंजीन रिंग, OH एंड CHO, ठीक है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिंग बनती है, यानी कि चिलेट बनता है, जिसकी वजह से इनके बीच में भी इनमें भी स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये वाले एग्जांपल समझ आए होंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो क्लोरीन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ
OH, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल अगर मैं ये लेता हूँ तो यहाँ पर देखो एक और चिलेट बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। इसके एक एग्जांपल और है बहुत अच्छा, जो कि है क्लोरल। अब क्लोरल क्या होता है? ये होता है CCl3CHO, ठीक है, वेरी सिंपल। बट जो क्लोरल है वो ज्यादातर हाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कैसे? CCl3CH और यहाँ पर 2 OH ग्रुप लग सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि जो सा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल ग्रुप है, ठीक है। तो हम ज्यादातर हमारे मोस्टली जितने भी कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पर अगर 3 हाइड्रोजन होते तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता। बट जब यहाँ पर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये वाला हमारा कंपाउंड क्लोरल हाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। CH एंड OH, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पर भी 2 रिंग्स बन रही है, यानी कि 2 चिलेट बन रहे हैं, जिसकी वजह से इस फॉर्म में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो क्लोरल हाइड्रेट की फॉर्म में काफी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रिंग फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। एक एसिड होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड ऐसा दिखता है, CH डबल बॉन्ड CH COOH एंड COOH, ठीक है, मैलिक एसिड। जब हम इससे एक हाइड्रोजन निकालते हैं और इसका एनायन बनाते हैं, वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH डबल बॉन्ड CH देन CO माइनस एंड C डबल बॉन्ड, ठीक है, OH, ठीक है। अब जो इसका एनायन बनता है वो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ऐसे एक एसिड हमारे पास और होता है, बोलते हैं कैरोज एसिड। कैरोज एसिड क्या होता है? H2SO5। कैसे बनाते हैं? HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOH, ठीक है। अगर आप इसका भी एनायन बनाओगे वो कैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOH, ठीक है। तो ये भी एक चिलेट बना लेता है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। कैसे? देखिए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOH एंड देन O माइनस, ठीक है। ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करता है ताकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाए, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिक कांसेप्ट समझ आ गया होगा, क्या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसके हमने कुछ फायदे भी देखे, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। होप्स आप लोगों को आज के लेक्चर में मजा आया होगा, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग फिनिश कर लिया, ठीक है। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द, तो तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यार, ठीक है। एंड बाय बाय, लव यू ऑल।